हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका सलाह आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से आ रही खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वाहन निर्माता कंपनियों के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में एक बैठक की, काफी अहम बैठक की। इस दौरान बैठक में प्रदेश में ई व्हीकल पॉलिसी बनाने पर मंथन हुआ। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, सुनिए। हमारे राशन डिपो होल्डर्स के लिए एक नई शुरुआत 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने करी है, जिसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है वो अलग अलग कंपनीज के साथ उनका हमने टाई अप कराया है और एडिशनल तौर पर राशन डिपो पे राशन को छोड़कर अब वो सुविधा भी हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमें सपोर्ट किया है और जैसे उनके सेंटर्स हैं, हमारे राशन डिपोज को भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वो भी विड्रॉल सेंटर्स के तौर पर काम कर पाए। जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी है, आज उसके ऊपर स्टेक होल्डर से चर्चा हुई। पहली ई व्हीकल पॉलिसी, जिसके अंदर आने वाले दिनों में कैसे, जैसे हरियाणा एक ऑटोमोबाइल हब है, उसको कैसे ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। और दूसरा, आज के दिन पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज सबके लिए है, कैसे आने वाले समय में कन्वर्शन ऑफ व्हीकल इनटू ई व्हीकल्स किया जाए, स्पेशली जो गैस बेस्ड व्हीकल्स हैं। और उसके ऊपर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपने इनपुट्स दिए और ड्राफ्ट पॉलिसी को सबने सराहनीय बोला है कि अगर ये आती है तो आने वाले समय में हम ज़्यादा ई व्हीकल्स देखेंगे। इसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी को भी आग्रह करूंगा कि अब आने वाले समय में जितनी सरकारी व्हीकल्स हम खरीदें, एटलीस्ट हेडक्वार्टर बेस्ड व्हीकल्स अब पेट्रोल डीजल से कन्वर्ट होकर ई व्हीकल्स की ओर जाने चाहिए। और जितनी हमारी सेक्रेटरीट है, जितने हेड ऑफिसेज हैं, उनके अंदर ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स को जल्द से जल्द लगवाया जाए। दूसरा, आपने पीछे भी देखा होगा कि प्राइवेसी पॉलिसी पे बहुत चर्चा हुई है और बहुत कंपनीज हैं जो आज विदेशों में है मगर वो अपने डाटा सेंटर्स हिंदुस्तान में लाना चाहती है। अभी भी मेरे साथ 15-16 अलग अलग कंपनीज के लोग जुड़े थे, सबने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे डाटा सेंटर्स को और बढ़ावा हरियाणा में दिया जाए। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे एक हब है, उसके अंदर कैसे डाटा सेंटर्स अपनी पैठ और बढ़ा सकते हैं और मुंबई जैसी सिटीज के भी डाटा सेंटर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर हम प्रदेश के अंदर एक डाटा सेंटर पॉलिसी भी पूरी तौर पर लागू कर पाए, जिससे नई इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर्स के तौर पर प्रदेश में आए। देश प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे ही सही लेकिन थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों को अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना ने डराना शुरू कर दिया है। लोग बहुत ज्यादा इस वक्त सहमे हुए हैं कि क्या होगा आगे चलकर, किस तरह की तैयारियां होंगी। प्रशासनिक तैयारियां इस बीच में पुरजोर हो गई हैं। हरियाणा सरकार ने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के आदेश दिए हैं। 3000 से ज्यादा भर्तियां होंगी, जिसके लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। साल में जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखने को मिली और इक्विपमेंट या फिर अन्य साधन होने के बावजूद वो नहीं चला जा पाए, लेकिन सरकार ने अब थर्ड वेव को देखते हुए जिसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, पैरामेडिकल की 3000 से ज्यादा भर्तियां करने का फैसला लिया है। ये भर्तियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाएंगी। हम जानेंगे कि और कौन सी भर्तियां, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 1 लाख के लगभग वैकेंसीज जो हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से निकाली जाएंगी। 22,000 इनमें से वो हैं जो पिछले साल से चल रही हैं और 25,000 नई जो रिक्विजिट्स हैं वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आई हैं। हमारे साथ इस समय कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी हैं, उनसे जानेंगे कि आगे क्या योजनाएं हैं और जो
एनटीए के द्वारा सीईटी लिए जाने की योजना थी, वो कहां तक चल रही है, उस पर क्या काम हो रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि कोविड काल में जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखने में मिली, क्या सरकार की तरफ से या कमीशन इनकी प्रायोरिटी पर भर्ती के लिए कुछ कर रहा है? अभी स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे को ये निर्देश हैं कि जैसे कोविड का तीसरे चरण की कोई बात संभावनाएं आने की वो है, तो उन्होंने सरकार ने निर्धारित किया है कि सारा स्टाफ की भर्ती छोड़ के आप पहले जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती करें, और हमने उसके लिए योजनाएं बना ली है। वो लगभग 3,3200 पोस्टें हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं, MPHW हैं, स्टाफ नर्स हैं, टीवी वर्कर्स हैं, इस तरह के जो पोस्टें हैं उनका हमने एग्जाम का शेड्यूल बना लिया, और वो 16 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। 16 जुलाई 17 हर हफ्ते, मतलब जो संडे और सैटरडे है उसमें एग्जाम कंडक्ट करने के। एग्जाम लेने के बाद इनकी माने कि कब तक कंप्लीशन जो है सारी प्रक्रिया भर्ती की कर ली जाएगी, कंप्लीट कर ली जाएगी? अभी हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है, डेमो देखा है, और जो हमारा रिजल्ट डिले होने का कारण एक मोटा होता था, वो होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जी। तो जो हमने अब तय किया है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हम ये सारा आपको एग्जाम से लेके और अपॉइंटमेंट तक लगभग 1.5 महीने में भर्ती कंप्लीट करके देंगे। सर, ये बताएं कि जो क्योंकि कोविड जो है 2020 से चल रहा है, कुछ पेंडिंग पोस्ट भी थी 22-25 हजार के आसपास, उनको लेकर कोई प्रक्रिया चल रही है? कोई सरकार ने इस बारे में कमीशन से कोई निर्देश दिए? हमारे पास अभी 2 तरह की भर्ती है। हाँ जी। एक तो वो भर्ती है जिसका हम अभी विज्ञापन कर चुके हैं जी। वो लगभग 22,000 पदों की भर्ती है, और कुछ 25,000 पदों की ऐसी है जिसकी रिक्विजिशन या डिमांड डिपार्टमेंट्स से तो आ गई है हमारे पास, पर हमने अभी उसका विज्ञापन नहीं किया ड्यू टू कोविड। तो हमने सरकार से ये कहा है कि जिन पदों की हम विज्ञापन नहीं कर सके अभी तक, क्या हम उसको सीईटी के बाद करें या हम जारी रखें। तो वो 1-2 दिन में सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब की एडवाइजरी आ जाएगी कि वो सीईटी के बाद करनी है या हम कंटिन्यू करें उसको। तो ये जो जिनका विज्ञापन हो चुका और जिनकी डिमांड आ चुकी, ये लगभग हमारे पास 50,000 करीब पोस्ट हैं। तो आपने सुना, ये थे भोपाल सिंह जो चेयरमैन हैं HSSC के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से जो भर्ती अभियान चलाया जाएगा। हाँ, 16 जुलाई से पैरामेडिकल के जहां परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसके साथ साथ अन्य पदों की भी परीक्षाएं होंगी, और इसके साथ जो 25,000 नए पद आए हैं उनके लिए उन्होंने सरकार से एडवाइजरी मांगी है कि क्या इन्हें सीईटी के माध्यम से भर्ती किया जाए, परीक्षाएं इनकी ली जाए, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है अपना काम इन पर भी शुरू कर दे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे सीएम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, ब्यौरा देंगे। हरियाणा निवास में होगी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी बता दें आपको। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सीएम मनोहर लाल कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर ये प्रेस वार्ता करेंगे। गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे सीएम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हरियाणा निवास में होगी सीएम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तेल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहले के मुकाबले अब और ज्यादा दाम बढ़ने से और रोजाना दाम बढ़ने से लगातार कीमतों में इजाफा होने से लोग बेहद परेशान हैं। 23 मई से बुधवार सुबह तक
पेट्रोल के दाम 6 रुपए 24 पैसे बढ़े। आज पेट्रोल का भाव 95 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है। इतनी बढ़ती महंगाई को लेकर सिरसा में आम जन का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। आम जन कहते हैं कि पहले प्रतिदिन उनका 50 रुपए के पेट्रोल में काम चल जाता था, अब प्रतिदिन 120 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। पंप संचालकों का कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, उनकी लागत भी बढ़ रही है, लेकिन पंप संचालकों के कमीशन में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। और दिनों दिन ये पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। ये जो डीजल है ये किसानों के लिए, और जो पेट्रोल है ये हर बंदे के हर दिन की डिमांड है। ये जो दिनों दिन सरकार बढ़ा रही है, इस पे ऊपर महंगाई कर रही है, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। इससे जो दिन प्रतिदिन जो आदमी है वो एक मजदूर आदमी है, वो क्या करेगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि वो अपना घर का गुजारा चलाए या किसी व्हीकल पे दिहाड़ी मजदूरी करने जाए। 1 मई से लेकर और आज तक का रेट पेट्रोल का 6 रुपये 24 पैसे बढ़ोतरी हुई है और डीजल की 6 रुपये 86 रुपये प्रति लीटर आज तक के। डेली 30 से 25 पैसे के बीच में डेली डीजल पेट्रोल के रेट दाम बढ़ रहे हैं और पिछले 4 सालों से हमारा डीलर कमीशन कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, सरकार को डीलर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कहीं महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होने से लोग परेशान हैं, कहीं सुप्रीम आदेश से लोग परेशान हैं, और हम बात कर रहे हैं जिस सुप्रीम आदेश की, वो खबर है फरीदाबाद के खोरी गांव की। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, गांव में खलबली मच गई। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, दहशत में है, नाराज है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें डर सता रहा है। लोगों का आशियाना उजड़ने वाला है। गरीब लोगों के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं, ना कोई ठिकाना ना आसरा। हद तो तब हो गई जब इस दुख को एक बुजुर्ग नहीं सह पाए और खोरी गांव में देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। सूत्र कहते हैं कि तोड़फोड़ के डर से परिवार दहशत में था। गांव के लोगों का कहना है कि उनके बिजली पानी को भी बंद कर दिया गया है। ऐसा कदम उन्होंने इसलिए उठाया है कि उनके छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे। इतना बड़ा उन्होंने 1 मंजिल का मकान बनाया, तो उनके घर के अंदर सदस्य रहते हैं, करीबन उनके घर के अंदर सदस्य 6-7 सदस्य हैं। वो एक बड़े बूढ़े थे घर के अंदर, तो उनकी जिम्मेवारी थी सब संभालना, तो उनको टेंशन ज्यादा रहती थी। टेंशन के चक्कर में उन्होंने ये पेड़ से आके आत्महत्या करी है। सवेरे रात को 2-2:30 बजे करीब यहाँ पे अपने गेट का ताला लगा के यहाँ से आके उन्होंने रस्सी बांध के आत्महत्या की है। मेरे तो सुनने में जो आ रहा है ना कि भाई इन्होंने अपना जो अभी 1 महीने पहले जो मकान बनवाया, अब उन्होंने सस्पेंड में हो गए थे कि भाई अभी टूटने वाला है, सब सुनने 1 हफ्ते से कि टूटने वाले हैं, तो उन्होंने आत्महत्या इसी वजह से करी है जी। प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से बात हो रही है, कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग बाग, यहाँ पे साईं जी आते थे, बोर्ड मांग, नेताओं के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये है कि थोड़ा टाइम बढ़ गया है, कहते हैं कि थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी टूटने की। उधर गोहाना में अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। गोहाना के सेक्टर 13 और सेक्टर 17 में अवैध कब्जा हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन लिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। अधिकारियों के माने तो गोहाना में सेक्टर 13 और सेक्टर 17 के लिए हुडा द्वारा 2013 में 2000 जमीन को अधिग्रहित किया गया था, जिसे लेकर किसानों को उनकी जमीन की पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ किसान इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इसे लेकर आज प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवाया गया। मौके पर मौजूद किसानों ने बताया, हुडा द्वारा उनकी जमीन को अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उन्हें 74 लाख रुपए 1 एकड़ के दिए जाने थे। अभी 66 लाख रुपए ही दिए हैं। इनका नहीं है, ये HSVP की लैंड है, एक्वायर्ड लैंड है, और इसे सेक्टर 13 की लैंड है, जिसका मुआवजा वगैरह किसानों को दिया जा चुका है, और अवैध खेती कर रहे हैं। उसके बाद भी रॉयल्टी की इच्छा रखते हैं। अभी रॉयल्टी तो तभी दी जाएगी जब ये कब्जा छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए हाँ जी, कितने एकड़ जमीन है ये तीनों सेक्टरों की अराउंड 2000 एकड़। ये हुडा की जमीन है, सेक्टर 13 के लिए एक्वायर की हुई है,
और आज मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पर। बॉर्डर डिपार्टमेंट से जे वगैरह ये आए हुए हैं साथ। इसका अवार्ड हो चुका है, पेमेंट वगैरह भी हो चुकी है। आज जो लोगों ने अवैध रूप से यहाँ पे काश्त कर ली थी, उस काश्त को हटाया जा रहा है और किसी का विरोध भी नहीं है इस पर। यहाँ पर मैं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, फोर्स मेरे साथ है और शांतिपूर्वक कार्य हो रहा है। इसमें कोई ना ही किसी की दखलंदाजी और किसी ने विरोध भी नहीं किया है। पृथला के फतेहपुर बिल्लौच गांव में गंदगी का आलम कुछ इस कदर है कि आम लोगों का जीना मुहाल है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आरोप लगा रहे हैं सरपंच पर और साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कि वो स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं। लोग कहते हैं कि वो खुद ही गली मोहल्लों की सफाई करने को विवश हैं। लोगों ने स्थानीय अधिकारी और गांव के सरपंच पर आरोप लगाए कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इलाके में सफाई नहीं होती है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी विधायक ने हालात की सुध नहीं ली। बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ 20 गांव लगते हैं। यहाँ जो बहुत बड़ी पंचायत है, सरकार वादे करती है कि स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत, लेकिन यहाँ आकर आप देखो हमारे फतेहपुर के बाजार में जहाँ 20 गांवों की पंचायत है, अपने हाथों से उठाकर नाली साफ कर रहे हैं हम, और सारी कीच हम खुद उठाकर साफ कर रहे हैं। कोई प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। हम भैया दुखी होने के वजह से कर रहे हैं। ये सरपंच सुनवाई नहीं करता, जिला पार्षद ये नहीं। और बीडीओ साहब से बात हुई थी फोन पे, तो उन्होंने भी ऐसे कह दिया कि इसी प्रकार हम बहुत दुखी मन से, दुखी आत्मा से अपने यहाँ रोज 30 दिन करते हैं सफाई, कोई कर्मचारी नहीं आता, न कोई सुनवाई होती। भैया क्या करें, मजबूरी है। हमें यहाँ रहना, गंद में रहे, पानी में, सड़क पे पानी बह जाता है। आने जाने वाले ग्राहक है वो भी कीचड़ में निकल के जाते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का कयास पर है। स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट फरीदाबाद में चल रहे हैं, पर फरीदाबाद के कई ऐसे गांव हैं जहां पर काफी ज्यादा गंदगी पसरी हुई है। हरियाणा न्यूज की टीम आज ग्राउंड जीरो पर फतेहपुर गांव, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर गई। काफी ज्यादा गांव में गंदगी कहीं ना कहीं देखने को मिली। साफ तौर पर जो स्थानीय जो नागरिक है, उन्होंने स्थानीय जो विधायक हैं उन पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। जो स्थानीय जो सरपंच है उन पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी ना ही विधायक ने सूद ली है और ना ही वहां के सरपंच ने सूद ली है। ऐसे में किस तरीके से गाँव स्वच्छ होंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से राजा पटेल, हरियाणा न्यूज। और अब बात करेंगे बल्लभगढ़ के गांव झड़ सैतली की, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंदा पानी काफी समय से भरा हुआ है। तस्वीरें गवाह हैं, बानगी पेश कर रही हैं। गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का यहां सबब बन रहा है। आए दिन यहां कोई ना कोई हादसा होने की खबरें निकलकर सामने आती हैं। लोग घायल हो रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज भी एक ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीताराम है। करनाल के 23 साल के युवा ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। मात्र 23 साल की उम्र में ही आर्मी में लेफ्टिनेंट जैसा सम्मानित पद हासिल किया है करनाल के इस युवा ने। खानपुर गांव के रहने वाले साहिल जटैन की आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर दरअसल नियुक्ति हुई है। साहिल के पिता पेशे से किसान हैं। साहिल के लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया कि साहिल ने 12वीं क्लास में
इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। बड़ी खबर फरीदाबाद से सीआईए बुजुर्ग ने किया आत्मदाह। सीआईए ऑफिस के पास बुजुर्ग ने आत्मदाह किया, परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक फरीदाबाद से। सीआईए ऑफिस के पास बुजुर्ग ने आत्मदाह कर लिया। बड़ी खबर फरीदाबाद से, परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। इस आत्मदाह के पीछे परिजन पुलिस को जिम्मेवार बता रहे। काफी समय से फोन पर मिल रही थी धमकी, परिजन कह रहे हैं। शिकायत के बाद भी नहीं की पुलिस ने सुनवाई, परिजनों का यह आरोप है। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, विस्तार से बताएं ये पूरी खबर। संजय, आवाज मिल संजय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल अनामिका, सुन पा रहा हूँ जी। विस्तार से बताइए ये आत्मदाह क्यों और पुलिस ने होने दिया? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये आज का ही मामला है जहां पर शंकर नरूला नाम का जो व्यक्ति है सेक्टर 16 फरीदाबाद का रहने वाला है। कुछ दिन से लगातार इस व्यक्ति के पास में, इसकी उम्र 57 साल बताई जा रही है, कुछ दिन से इस व्यक्ति के पास में लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे, जिसके चलते ये इस आदमी ने अपनी शिकायत को सेक्टर 17 थाने में अपनी शिकायत दे रखी थी, जिसकी जांच सेक्टर 17 पुलिस कर रही थी। आज ये व्यक्ति सेक्टर 17 थाने में पहुंचा, जहां पर कुछ इस तरीके का मामला हुआ कि पुलिस से इसकी अनबन हो गई, जिसके चलते ये व्यक्ति थाने से बाहर, और वहां बाहर आते ही इसने पेट्रोल की जो कट्टी साथ लेके इसने ले रखी थी पहले ही, उसको अपने ऊपर उड़ेल लिया और आग लगा ली। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है अनामिका हनी ट्रैप का है, जिसके चलते पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और पुलिस लगभग उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी जो इस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। बिल्कुल, आगे क्या एक्शन लिया जाता है जानने के लिए लौटूंगी। संजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर